जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में समझाए थे संख्या के बारे में, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, उनसे हमें कुछ निष्कर्ष निकले हैं। उसमें से हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ आपको बताते हैं। तो हम पिछले वीडियो में संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब संख्या से संबंधित कुछ निष्कर्ष हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जैसे एक संख्या के बारे में समझिए कि अगर कोई पूछ ले पूर्ववर्ती संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 5 के पहले। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, पहले की संख्या, पहले की संख्या। जैसे इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रीसीडिंग नंबर, और उत्तरवर्ती को कहेंगे सक्सीडिंग नंबर। 5 की पूर्ववर्ती यानी 5 के ठीक पहले की संख्या कौन होगी, तो होगी 4। और हमसे अगर पूछ ले कि 5 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, दोनों में हमारा उत्तर एक ही आएगा। तो अनुवर्ती मतलब 5 के बाद की संख्या, 5 के बाद की संख्या 6 होगी। ठीक, यानी कि उत्तरवर्ती बाद वाली संख्याएं होती है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बाद वाली संख्याएं होती है, पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले की संख्या, पूर्ववर्ती को हम पहले की संख्या कह सकते हैं और इंग्लिश में उसको प्रीसीडिंग कहा जाता है, तथा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती ये दोनों एक ही होती हैं संख्याएं। इसको हम सक्सीडिंग कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं। हम आते हैं प्राकृतिक संख्या को समझने के लिए। तो प्राकृतिक संख्या के बाद किसी प्राकृतिक संख्या के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। ये हम यही चीजों को हम समझाए हैं यहाँ पे। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या की 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो किसी प्राकृतिक संख्या के बाद आने वाली, ये बाद में आ रहा है, बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होगी। इसकी 5 की ये उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहलाएगी। और अगर यही चीज किसी प्राकृतिक संख्या के बाद की जगह पहले लग गया कि पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या, तो इसके पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या 4 होती है। तो 4 की, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले आने वाली की जगह उसकी, का मतलब है कि जो पहले यहाँ पर ये लिखा गया है ये, यानी किसी प्राकृतिक संख्या के पहले पहले आने वाली, तो इसके ठीक पहले 4 आएगी, इसके ठीक पहले 4 आएगी आने वाली संख्या। उस संख्या की अनुवर्ती की जगह लिख देंगे पूर्ववर्ती होती है। जैसे ये हमारी पूर्ववर्ती होगी, पहले आने वाली संख्या, यानी ये पहले यहाँ पर माना जाएगा कि इसकी इसकी ये क्या हुई, पूर्ववर्ती संख्या हुई। अब नीचे लिखा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। हम प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं। अब गिनती शुरू करते हैं 1 से। यदि हम 1 से शुरू करते हैं तो गिनते चले जाएंगे जहां तक उसका अंत नहीं होता है। जब अंत नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित, उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन है सबसे बड़ी संख्या, तो उसको हम एक शब्द उसका आता है अनंत, उसके लिए एक शब्द होता है अनंत, जिसका अंत न हो, अनंत, या इसको इनफाइनाइट, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो कोई पूछे कि सबसे बड़ी
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो जवाब आएगा अनंत। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या कोई सबसे बड़ी नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्या में भी यही बात है और यही बात पूर्ण संख्या में भी है। यही बात पूर्ण संख्या में भी है कि कोई पूर्ण संख्या या कोई संख्या प्राकृतिक है सबसे बड़ी नहीं होती, तो कोई संख्या ऐसी भी है जो, तो क्या लिखा हुआ है, चाहे प्राकृतिक हो या पूर्ण हो, दोनों हालत में कोई भी ये नहीं कह सकता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये है। कुछ ऑप्शन दे दे, जैसे ऐसे दे दे कि निम्न में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या बताइए। ऐसे दे के पूछे कि निम्न में से सबसे बड़ी, तो यहाँ पर विकल्प अगर दिए हुए हैं तो इनमें से चूज कर सकते हैं कि सबसे बड़ी इनमें 33 होंगे, सबसे बड़ी संख्या 33 होगा। लेकिन अगर बगैर ऑप्शन के आपसे इसको न दे के पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो इसका जवाब अनंत है। अनंत नहीं दे सकते। अब एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या एक से जब शुरू ही होता है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू ही होता है, 1 2 3 4, जब एक से शुरू ही होता है तो एक, ये लिखा है कि एक की कोई पूर्ववर्ती मतलब पहले की प्राकृतिक संख्या नहीं होती। एक के पहले शून्य होता है, लेकिन ये प्राकृतिक न होके पूर्ण होता है, ये पूर्ण होता है। तो एक जब हमारा पूर्ण होता है, यानी एक जीरो जो हमारा पूर्ण होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, इसलिए एक के पहले संख्या तो है, लेकिन एक के पहले प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक की कोई पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि शून्य प्राकृतिक न होकर पूर्ण संख्या होता है, इसका खोज हुआ था। अब ये हो गई। इसके बाद देखिए, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक यही चीज लिखा गया है, बस शब्द बदल दिए गए हैं। क्योंकि जीरो का यानी शून्य का ये अनुवर्ती तो कहलाएगा, शून्य का एक क्या है, अनुवर्ती है, लेकिन एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये शून्य क्या है, शून्य प्राकृतिक नहीं है। जब शून्य प्राकृतिक नहीं है तो इसीलिए लिखा गया है कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी ये हमारा शून्य है। अगर हमसे पूछता कि शून्य या जीरो की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो हम एक बता देते, लेकिन कह देता शून्य एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनुवर्ती तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये हमारा कुल मिला के शून्य की बात है। शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या न होने के कारण ये दोनों बातें लिखी गई हैं। अब समझते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी। नहीं, दोनों सबसे छोटी ही हैं, तो सबसे छोटी देखते हैं। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इस तरीके से हम क्या पाते हैं कि सबसे बड़ी तो पा नहीं पाते, लेकिन सबसे छोटी पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हम कह देंगे एक है।
और कह देगा कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हम क्या कहेंगे, शून्य है। ठीक है, तो चलिए आगे हम निष्कर्ष में कुछ आगे निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे सामने आपके लिखे हुए हैं, दो क्रमागत दो क्रमागत पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। आपको मालूम है, क्रमागत सिर्फ हमें इसमें ये शब्द समझाने थे, अब बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आए, तो हम यहीं पे हो जाते हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जैसे 2 के बाद 3 आ जाए, 4 के बाद 5, ये है क्रम। 11, 12, 13, ये सब क्या है, क्रम से आ रहे हैं। क्रम से आ रहे हैं तो क्रमागत कहलाएंगे। तो दो क्रमागत पूर्ण या प्राकृतिक, चाहे पूर्ण कह ले या प्राकृतिक कह ले, यानी शून्य भी शामिल कर ले, यहीं पे हम समझते हैं। पूर्ण मतलब 1 2 सॉरी 0 1 2 3, इस तरीके से ये क्या हुए, ये पूर्ण हुए। तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का या इसका अंतर ले ले तो भी एक आएगा, इसका अंतर कर ले तो भी एक आएगा, इसका अंतर कर ले तो भी एक आएगा। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले को क्रमागत कहा जाता है। तो दो क्रमागत या पूर्ण हो या प्राकृतिक हो, यदि इसको मैं छोड़ लूं तो भी इन दोनों का अंतर एक, इन दोनों का अंतर एक, यानी 3 में से 2 घटाएंगे एक, 2 में से 1 घटाएंगे एक, 1 में से 0 घटाएंगे एक। तो ये हमारा हुआ दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, माइनस करना, सदैव एक होता है। अब आगे, दो क्रमागत पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं के योग व गुणन में क्रम विनिमय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रम विनिमय, हमें इसमें ये शब्द सीखने हैं, क्रम विनिमय। दो क्रमागत पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं के, क्रमागत यहाँ पे जरूरी नहीं है। दो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो भी इसमें क्रमागत की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक, दो पूर्ण हो या प्राकृतिक संख्या हो के योग व गुणन में क्रम विनिमय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये ऐसे कि दो संख्या ले लिए, अब पूर्ण लेते हैं, मान लीजिए ये हम पूर्ण ले लिए, ये दो संख्याएं हो गई 0 और 5, दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि इनके योग व गुणन में, इनका अगर योग करें, योग, और इसी का गुणा करें 0 और 5 का, ठीक, तो योग व गुणन में क्रम विनिमय का कोई प्रभाव, क्रम विनिमय का मतलब होता है, अब इसका हम क्रम पलट दें, तो जैसे इसको हम हल करते हैं तो आया उत्तर 5। अब इसका क्रम पलट के क्रम विनिमय कर दे, यानी 5 पहले 0 बाद में, अब भी जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 5। तो ये लिखा गया है, किसी पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं में योग, दो संख्याएं तो इनके योग व गुणन में का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी 0 दोनों ही हालत में आ रहे। अगर संख्या में 2 गुणे 5 कर दूं और 5 गुणे 2 कर दूं, दोनों कंडीशन में उत्तर हमारे क्या आएंगे, 10 आएंगे। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय कर देना। क्रम जो पहले था उसको बाद में कर देना, जो बाद में था वो पहले हो गया। इसको हम किस शब्द से जानते हैं, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कब, यदि संख्याएं पूर्ण हो या प्राकृतिक हो। लेकिन यदि हम इनमें घटाना और भागा देखें तो अलग अलग उत्तर आने लगेंगे। जैसे 2 माइनस 3 को 3 माइनस 2 कर दें तो देखिए इनमें उत्तर बदल जाएंगे, इसके आंसर -1 आ जाएंगे, इसके आंसर
1 आ जाएंगे। तो माइनस में भी यही बात होती है, भाग में भी, यानी कि डिवाइड में भी बात होती है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता क्रम विनिमय में। क्रम विनिमय में अगर शामिल किया जाता है तो गुणा और जोड़ को कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे आके हम देखते हैं, ये हमारा हो गया क्रम विनिमय शब्द, यहाँ से हमें क्रमागत शब्द मिला। अब यहाँ से एक शब्द, यहाँ से, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य आता है। किसी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या को, कोई भी पूर्ण संख्या ले ले या प्राकृतिक संख्या ले ले, अब पूर्ण या प्राकृतिक संख्या बार बार आप जान ही रहे हैं, ये हुआ हमारा 1 2 3 4, ये क्या है, प्राकृतिक है, यानी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। अब अगर हम जाते हैं पूर्ण संख्या, किसी पूर्ण या प्राकृतिक, तो पूर्ण संख्या यानी 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, इस तरीके से जाएंगे, तो ये होगा पूर्ण यानी होल नंबर, ये हमारा होल नंबर हुआ। तो किसी भी, कोई भी हो, किसी पूर्ण व प्राकृतिक संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। इनमें से किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे, यानी 0 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। बस यही लिखा गया है इसमें। 4 गुणे 0 बराबर 0, 3 गुणे 0 बराबर 0, किसी भी संख्या से 0 गुणे 0 बराबर 0। ठीक, आगे समझते हैं। किसी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या से शून्य में भाग देने पर, अच्छा इसमें देखिए ये शामिल नहीं होगा, प्राकृतिक तो शामिल होगा लेकिन ये शामिल नहीं होगा, पूर्ण नहीं शामिल होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं, क्योंकि किसी प्राकृतिक संख्या को शून्य से भाग देने का मतलब समझ आता है कि एक, किसी प्राकृतिक संख्या से शून्य में भाग देने पर, 1 से हम शून्य में भाग देते हैं तो 1 का पहाड़ा कितनाहु बार, 1 का पहाड़ा हमें किसी प्राकृतिक संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 जा 0 कट जाएगा, ये मान लीजिए खत्म हो जाएगा। या यहाँ पर 100 लिखा हो तो भी 100 का गुणा अगर हम 0 में करें तो भी 0 आ जाएगा। यहाँ, या अगर बदल के हम 200 भी लिख दें डिवाइडेड बाई 0, तो भी 200 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहीं पे तो वो सब प्राकृतिक संख्याएं थी तो वो ठीक था। अगर मान लीजिए यहीं पर हम पूर्ण संख्या में शून्य को शामिल कर लिए, शून्य को, अब हमें शून्य तो लाना है, शून्य तो लाना है। जब शून्य लाना है तो 0 का गुणा हम 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी आएगा 0। अगर हम 10 का गुणा, 0 का गुणा 1 लाख बार भी पढ़ लें, हम इतना बार भी पढ़ लें तो भी आएगा 0। तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्या को तो इंक्लूड करेंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या को जाएंगे, पूर्ण संख्या लेने, तो पूर्ण संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 का हम कितनों में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो वो अपरिभाषित रह जाएगा, अपरिभाषित रह जाएगा किसी पूर्ण व प्राकृतिक संख्या को शून्य से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करने पर तो शून्य आ ही जाएगा, किसी का भी किसी में गुणा करेंगे तो गुणे में हम शामिल कर सकते हैं कि शून्य आ जाएगा, लेकिन जब हम भागे में जाएंगे तो पूर्ण संख्या यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। पूर्ण करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 0 का पहाड़ा हम करोड़ों बार पढ़ ले तो भी 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ ले तो भी 0 आएगा, तो वो परिभाषित नहीं हो सकता, इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा।
किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। शून्य में किसी शून्येतर, शून्येतर शब्द का मतलब होता है शून्य से इतर, यानी शून्य को हटा के। यही चीज हम आपको यहाँ पे अभी समझाए हैं, ठीक पूर्ण संख्या के लिए वही के उसी के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ शून्येतर, मतलब शून्य से अलग, जो जो जीरो यानी शून्य न हो। इसका मतलब यही हुआ शून्येतर, मतलब शून्य से इतर हो, शून्य से अलग हो। तो किसी शून्य में किसी शून्येतर मतलब शून्य से अलग संख्या में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है। अगर शून्य से हम भाग दे रहे हैं, जो चीजें समझाए हैं वही चीज फिर से लिखा गया है। शून्य से इतर किसी शून्य के अलावा किसी भी संख्या से 2, 3, 1, 4 कुछ भी लिख के भाग करूं तो उत्तर सदैव हमारा यहाँ पर हमें सदैव शून्य ही मिलेगा। लेकिन अगर हम शून्य लिख के करते हैं तो शून्य का 10 बार, 100 बार, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार भी गुणा करेंगे तो भी शून्य ही आएगा। इसलिए ये परिभाषित नहीं हो पाएगा कि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या से किसी भी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या तो है शामिल लेकिन शून्य को छोड़कर, इसीलिए कहा गया है शून्य इतर। शून्य इतर मतलब शून्य को छोड़ के और किसी भी संख्या से शून्य को छोड़ के किसी शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या से भाग देने पर, शून्य में अगर भाग देते यानी जीरो में भाग देते तो भागफल हमेशा शून्य ही आएगा, यानी जीरो ही आएगा। अब देखिए हम देखते हैं शून्य के बारे में। तो शून्य में किसी शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य न हो, जो शून्य न हो। तो हम पूर्ण संख्या में अभी अभी देखे हैं कि अगर पूर्ण संख्या को शामिल करते हैं शून्य से भाग देने पे तो सिर्फ शून्य ही ऐसा है जिसे पूर्ण संख्या में हम शामिल शून्य कर लेते हैं। और शून्य से अगर भाग देते हैं किसी में, जैसे शून्य से किसी में भाग देना है, शून्य से ही भाग देना है, तो शून्य में अगर हम शून्य से यानी जीरो से जीरो में भाग देते हैं तो कितनों बार लेके जाएंगे, यहाँ पर 2 बार लेके जाएंगे तो भी जीरो आएगा, यहाँ पर 100 बार लेके जाएंगे तो भी जीरो आएगा, यहाँ पर जितना भी संख्या बढ़ा के लिख दे, जितना बार भी गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये परिभाषित नहीं हो सकता। परिभाषित यानी जीरो से जीरो में भाग करते हैं तो ये क्या है, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसीलिए यहाँ से पूर्ण को हटा दिया गया। नहीं, अगर जीरो नहीं होता तो पूर्ण और प्राकृतिक में वही बातें होती कि किसी भी संख्या में, किसी पूर्ण हो या प्राकृतिक संख्या हो, दोनों से शून्य में अगर भाग करते हैं तो भागफल हमेशा शून्य आता। लेकिन चूंकि पूर्ण संख्या में शून्य शामिल है और यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि शून्य में शून्येतर, शून्य को छोड़ के किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आएगा, शून्य लेने पे नहीं आएगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल गया कि ये परिभाषित नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं में प्रथम और तीसरे का योग, तीसरे के योग का आधा मध्य वाली संख्या होती है। इसको ऐसे समझ लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, ये तीन पेयर दिए गए हैं, 3 समुच्चय भी कह सकते हैं इसको, 3 जोड़े भी कह सकते हैं इसको, 3 समूह कह सकते हैं, समूह दिया गया है। ये सभी क्रमागत लिखा हुआ है, मतलब क्रम से आने वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, ये सभी क्रम से आ रहे हैं। तो कह रहा प्रथम व तीसरे का योग, प्रथम संख्या ये हुई, तीसरी संख्या ये हुई, प्रथम व तीसरे का योग, इन दोनों का योग किए, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हुआ, 4 का आधा, 4 का आधा 2 मध्य वाली संख्या होगी, यानी ये इसके बराबर होगी। मतलब ये
कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी। तीन क्रमागत संख्याओं में प्रथम व तीसरे के योग का आधा, प्रथम व तीसरे के योग का आधा बीच वाली संख्या होती है। 4 + 5, 4 + 6 बटे के 2 यानी 10/2, उत्तर आया 5। ये बीच वाली, इन दोनों को जोड़ दिए, 12 दूना के 24 बटे के 2 आया क्या 12, ये वाली संख्या। ठीक, तो देखिए अब हम फिर कुछ सवाल को ले लिए जो है जो संख्याएं पढ़ाई गई हैं उन्हीं से संबंधित। जैसे एक अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या पहले भी बता चुके हैं कि दो ही गुणनखंड होंगे, एक वो संख्या स्वयं होगी, दूसरा एक होगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं को हम समझ लें तो ये हमारे क्या हुए, 5, 11, 13, ये सब विषम भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, सिर्फ दो। एक तो वो एक होगा, दूसरा वो स्वयं होगा। मतलब यदि 5 को कोई काटने वाला है तो एक है और वो स्वयं है, 5 किसी के अन्य के पहाड़े में नहीं आएगा। हमें बस ये याद रखना है, अभाज्य है मतलब वो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है। तो हमसे पूछा है एक अभाज्य संख्या के होते हैं तो दो गुणनखंड होते हैं, यही दो होते हैं, मतलब दो ऐसे लोग होते हैं जो उनको काट देंगे। एक एक होता है, दूसरा वो स्वयं होता है। एक एक होता है, दूसरा वो स्वयं होता है। तो यही पूछा है कितने होते हैं गुणनखंड। ऑप्शन दिया रहेगा एक गुणनखंड, दो फैक्टर लिखा हो सकता है, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, चार फैक्टर। तो उसके क्या होते हैं, दो फैक्टर लिखा मिल जाए या दो गुणनखंड होते हैं। अब देखिए आगे, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या नहीं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, वो किसी न किसी के टेबल में आएगा। तो 23 देखिए यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, 23 ये किसी के टेबल में नहीं आएगा तो ये अभाज्य हो गया। 29 यानी 29 किसी के टेबल में नहीं आएगा। 32 32 लिखा हुआ है, 32 आता है, दो के पहाड़े में भी आएगा, दो का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आएगा। मतलब इन सभी से 32 कट जाएगा, 32 कट जाएगा तो 32 संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब मिल के बना हुआ है, इन दोनों का गुणन, इनका इनका मिला हुआ है, इसका मिला हुआ है, तो संयुक्त मतलब मिलके ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी के टेबल में आएगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं तो हमारा इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 32। ये लिखा है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, इनमें एक ऑप्शन सही है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड 9 और 19 है। यहाँ पर दिया हुआ है 118, 117, 171, 171 और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। एन मतलब ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि 9 और 19 ये दोनों तो अभाज्य संख्या हैं, तो इनका गुणनखंड मतलब ये जिसके भी गुणे में आ जाए, इसका गुणा करने पे जो भी संख्याएं मिल गई, जो भी संख्याएं मिल गई उन्हीं का गुणनखंड होगा वो। यानी कि 9 का गुणा यदि मैं 19 से कर दूं तो 19 9 171, यानी 171 वो संख्या होगी जिसको हम काटेंगे 171 को, तो 171 संयुक्त नंबर है, हाँ है, लेकिन संयुक्त होने के साथ साथ ये विषम संख्या भी है, क्योंकि ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड से मतलब होता है कि गुणा के रूप में अगर उसको तोड़ सकते हैं, ये और ये गुणा, जैसे कि अभी पिछले सवाल में हम
32 को लिखे थे, 32 को लिखे थे कि 32 का गुणनखंड तो 16 और 2 में तोड़े थे, तो 32 का एक गुणनखंड 16 और 2 भी है, 32 का एक गुणनखंड 8 और 4 भी है, मतलब 8 और 4 भी करेंगे तो 32 ही आएगा। और एक हो जाएगा 32 गुणे 1 भी हो जाएगा। तो हमें कहने का अर्थ ये है कि जब संख्या कट जाएगी, या इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, जिससे अगर कट गई तो वो संयुक्त संख्या में शामिल कर दिया जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। वो सिर्फ 2 ही पाए जाएंगे, या एक या वो स्वयं। निम्न में से सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, अभी यहीं पे अभाज्य संख्या समझाए हैं, तो अब सह लग गया, तो सह अभाज्य का मतलब होता है कि जैसे निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब है अभाज्य हो और जोड़े में हो, जो किसी से न कटे, जोड़े में हो। जोड़ा 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, समुच्चय से लेना है, समूह से लेना है। अब यहाँ पर 2 ही का जोड़ा दिया गया है। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा मिल जाए 5, 7, 9, 11, 23, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये भी सहअभाज्य संख्या है। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं कि ये सहअभाज्य नहीं है। वहीं पे इस सवाल को देखते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो हम एक के बाद दूसरी आने वाली को पकड़ेंगे। जैसे इन दोनों को पकड़ लेंगे, कह देंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। इन दोनों के जोड़ों को कह देंगे, ये दोनों जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक के बाद दूसरी आ रही है। इसके बाद अभाज्य संख्या आती है तो यही आती है, इसके बाद अभाज्य संख्या आती है तो यही आती है। तो इन दोनों को जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसमें इसमें लिखा है कि कौन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके बाद ये अभाज्य संख्या आती है, ये अभाज्य, उसके बाद ये आती है, तो ये दोनों है। ये दोनों 5 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 7 आती है तो है। 11 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 13 आती है, ये भी है। तो ये ऐसी संख्या है क्योंकि इसके बीच में 19 आ जाता है, एक अभाज्य संख्या। 11, 17 और 23 के बीच में एक अभाज्य संख्या 19 है, तो 19 को नहीं शामिल किया गया है, इसलिए कहा है कि जुड़वा अभाज्य कौन नहीं है, तो ये है, ये है, ये है। कौन नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से बीच में से 19 गायब हो गया है। अब आते हैं हम, ठीक, ये भी आप इसी तरह समझ गए कि कौन अभाज्य संख्या है। तो ये तो कट ही रहा है, कट ही रहा है तो नहीं है, ये वाला पेयर है, ये सही है। ये भी कट जाएगा तो ये भी नहीं है, ये भी कट जाएगा तो ये भी नहीं है। यानी कि कुल मिला के हमारा उत्तर कौन सा सही है, 5 और 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिसके एक और स्वयं हो। एक का देखते हैं, एक का, एक सिर्फ एक से कट रहा है, एक स्वयं एक से कट रहा है। दोनों कंडीशन में एक स्वयं और एक होना चाहिए। दोनों कंडीशन में उत्तर एक ही आया है, इसलिए इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। 2 को रखेंगे, 2 को रखेंगे, 2 को काटेंगे, 2 एक से भी कटता है, 2 स्वयं से भी कटता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2 हो गई हमारी, 2 हो गई। अब 1 और 80 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर पूछ दे कि 1 और 80 के मध्य तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितनी है, तो काउंट करके लिख देंगे कि कितनी है।